हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक लक्ष्य। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग सीडीपी का एक टेस्ट देने वाले हैं सभी टेट एग्जाम्स के पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 के लिए। तो आइए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया है, मूल्यांकन को शिक्षाविदों की भाषा में क्या नाम दिया गया है? परीक्षण, मापन और परिणाम, मापन एवं मूल्यांकन। तो आपको अभी करना क्या है, आपको अपना पॉज कर लेना है वीडियो को और अपना आंसर फिर सही आंसर से मैच करना है। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, हम सही आंसर देखते हैं। सही आंसर है मापन एवं मूल्यांकन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो छात्रों को नवीन ज्ञान, अनपढ़ लोगों को सामूहिक बुद्धि परीक्षण हेतु कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? गाइज आप ये लाइन छोड़िए, छात्रों को नवीन ज्ञान, क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। अनपढ़ लोगों के सामूहिक बुद्धि परीक्षण हेतु कौन से बुद्धि परीक्षण अपनाए जाते हैं? तो अभी आपको अपना आंसर बताना है। अभी इसमें हमारे ऑप्शन है वाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, अवाचिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण, अवाचिक समूह परीक्षण। तो लोग जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, अवाचिक टेस्ट प्रयोग किए जाते हैं। अब इसमें समूह की बात हो रही है तो इसलिए समूह बुद्धि परीक्षण। तो आंसर हो जाएगा हमारा अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। छात्रों को नवीन ज्ञान सिखाने हेतु सर्वप्रथम क्या किया जाना चाहिए? तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है छात्रों के स्तर का ज्ञान कि पहले पता कर लेना चाहिए कि स्टूडेंट्स का लेवल कितना है, फिर उन्हें नवीन उदाहरण देंगे। तो ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं कि रिलेवेंट होना चाहिए बच्चों के पूर्व ज्ञान से। नवीन विधियों का प्रयोग करेंगे, छात्रों को सीखने के नियम बताएंगे। तो इसका आंसर होगा छात्रों के स्तर का ज्ञान। कभी भी किसी स्टूडेंट को कुछ ज्ञान देने से पहले उसके स्तर का ज्ञान पता किया जाता है कि कितना उन बच्चों का लेवल है, वो कितना लोग ग्रहण कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए कैसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता कैसी क्रिया है? स्कॉलस्ट ज्ञान अर्जन की, गैर ज्ञान अर्जन की, सहवर्ती ज्ञान अर्जन की और इतर ज्ञान अर्जन की। तो इसका आंसर होगा गाइस सहवर्ती ज्ञान अर्जन की। आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को पॉज करके सही आंसर अपना बताइएगा और फिर उसको सही आंसर से मैच कीजिएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है प्लेटो ने, पियाजे ने, बिने ने या दुर्खिम ने? तो इसका आंसर तो हम सबको पता ही है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है पियाजे ने, बहुत फेमस है इनकी ये थ्योरी। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, तो ये भी पियाजे की थ्योरी से ही क्वेश्चन आया। पियाजे ने अपनी थ्योरी में 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। तो यहाँ पे पूछा गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? तो ये होती है हमारी 7 से 11 वर्ष की अवस्था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव, थॉर्नडाइक, सीएल हल या बीएफ स्किनर? तो ये दिया है पावलोव ने। अदर ऑप्शंस की बात, चलो अगला क्वेश्चन ही देखता हम। पढ़ने की अक्षमता क्या है? अफेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्लेक्सिया या अनुबंधन? तो अनुबंधन तो होगा ही नहीं, ये तीनों हैं अक्षमताएं। तो इनमें से पढ़ने की जो अक्षमता है वो है डिसलेक्सिया। वैसे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्लेक्सिया लिखा हुआ है, ये डिसलेक्सिया है। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। स्वायत्तता बनाम शर्म की अवधि है, तो जो एरिक्सन ने अपना सिद्धांत बनाया था उसमें उन्होंने 8 पार्ट्स में पूरी लाइफ को डिवाइड किया था। उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वायत्तता बनाम शर्म की अवधि क्या है? तो वो है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की। शिक्षा में किंडरगार्टन विधि का जन्मदाता माना जाता है फ्रोबेल, जॉन डेवी, बीएनजा या मैकडूगल? तो शिक्षा में किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता हैं फ्रोबेल। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। सीसीई में कितने एफए की व्यवस्था है? मतलब सीसीई में कितने फॉर्मेटिव असेसमेंट की व्यवस्था है? तो हमें पता है कि अब एफए कितने होते हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पिस्टोलॉजी के अनुसार बच्चे के विकास में शिक्षा का विनियमन कैसे अनुशासन में होना चाहिए? कड़ा निरंकुश जैसा, कड़ा पर नर्म और लचीला या प्रकृति के अनुरूप? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखकर आसानी से पता लग रहा है कि कड़ा पर नर्म और लचीला इसका आंसर होना चाहिए। अनेकता में एकता की भावना का विकास उद्देश्य है।
इनमें से कौन से वाद का ये उद्देश्य है? तो ये है हमारे आदर्शवाद का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं स्पीयरमैन। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक हैं बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, कैटल हैं तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक, और गिलफोर्ड हैं पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 6, कितने महीने का बच्चा बलाना शुरू करता है, मतलब बैबलिंग शुरू करता है? तो बैबलिंग बच्चा शुरू करता है 6 महीने का। 3 महीने का बच्चा गुटकना या कूलिंग शुरू करता है, और रोना बच्चा जन्म से ही शुरू कर देता है, और बोलना जो बच्चा शुरू करता है वो 12 महीने का बच्चा करता है। पहला जो वर्ड्स को बोला जाता है वो 12 महीने का बच्चा बोलता है, और जो 12 महीने का बच्चा बोलता है वो होलो फ्रेज बोलता है, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाता, सिर्फ एक उसका मुख्य शब्द बोलता है। जैसे अगर उसको पानी चाहिए तो सिर्फ पानी बोलेगा, तो समझना पड़ता है कि ये पानी मांग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा विकास का जन्मजात सिद्धांत दिया है नॉम चॉम्स्की, पियाजे, वॉटसन, क्रो एंड क्रो। तो जब भी भाषा विकास की बात होती है तो मोस्टली इसका आंसर नॉम चॉम्स्की होता है, क्योंकि भाषा विकास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम नॉम चॉम्स्की का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रूसो ने अपनी अवधारणा में क्या कहा है? बच्चे तो इन्होंने कहा है कि बच्चा, पहला ऑप्शन है बच्चा शिक्षा का केंद्र है, पुस्तक नहीं। शिक्षा द्वारा बच्चे को सभ्य बनाना है। बच्चा शिक्षा का लक्ष्य है। बच्चा ज्ञान का प्रतिबिंब है। तो इन्होंने कहा है बच्चे को सेंटर माना है एजुकेशन का, पुस्तक नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा शिक्षा का केंद्र है, पुस्तक नहीं। आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत में शामिल है। तो आदर्शवाद का आधारभूत सिद्धांत है उनमें शामिल है विभिन्नता में एकता। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत में उद्दीपक क्या था? भूख, पिंजरा, मृत मछली या लीवर? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था, उद्दीपक क्या होता है जिससे देखकर हम कोई अनुक्रिया करते हैं। तो उसमें क्या था, उद्दीपक था मृत मछली। उसको देखकर अनुक्रिया हुई कि बिल्ली ने बहुत सारी गलत अनुक्रियाएं की और फिर उसका पैर लीवर पे पड़ गया एक बार, तो सही अनुक्रिया हो गई और उसका अधिगम हो गया धीरे धीरे। तो इसका आंसर हो जाएगा मृत मछली। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो यहाँ से आपसे पूछा गया है ये डेफिनेशन देकर कि किसकी डेफिनेशन है ये, B.F. स्किनर की, गेट्स की, वुडवर्थ की या क्रो एंड क्रो की? तो ये डेफिनेशन है B.F. स्किनर की। 22 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अभ्यास, अनुभव, व्यवहार परिवर्तन या उपरोक्त सभी? तो अधिगम के लिए ये तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, और व्यवहार परिवर्तन भी स्थायी व्यवहार परिवर्तन, तब जाकर अधिगम होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया मैकडूगल के द्वारा, वॉटसन के द्वारा, जेम्स के द्वारा या मैक्स वर्दीमर के द्वारा? तो गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यवहारवाद का जो प्रवर्तक थे वो थे वॉटसन, लेकिन व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। इसका प्रयोग मैकडूगल ने अपनी बुक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था, जिसमें उन्होंने इससे पहले जो चला आ रहा था चेतना का विज्ञान मानते थे, मनोविज्ञान को, उन्होंने चेतना को उसमें बुरा शब्द बताया था। तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकडूगल ने, लेकिन व्यवहारवाद के प्रवर्तक J.B. वॉटसन। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो बाल मनोविज्ञान के जनक, इसमें ऑप्शन दिया गया है हमें थॉर्नडाइक, स्टेनले हॉल, वॉटसन, क्रो एंड क्रो। तो यहाँ पे मनोविज्ञान की बात नहीं हो रही है, बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है। तो बाल मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो स्टेनले हॉल हैं, जबकि थॉर्नडाइक जो हैं वो मनोविज्ञान के जनक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेनले हॉल। 25 है शिक्षण के रूप हैं औपचारिक, अनौपचारिक, कोई नहीं या दोनों? तो हमें पता है शिक्षण दोनों प्रकार का होता है, औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अनुकूलन प्रत्यय किसके सिद्धांत में देखने को मिलता है? तो ये भी एक पियाजे से एक और क्वेश्चन बना। ये भी पियाजे के सिद्धांत में दिया गया था। संगठन एवं अनुकूलन उन्होंने 2 प्रकार बताए थे उसमें, और फिर अनुकूलन के भी आगे चल के 2 भागों में बांटा इन्होंने, आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण।
तो इसका आंसर हो जाएगा अनुकूलन प्रत्यय किसके सिद्धांत में देखने को मिलता है, तो ये मिलता है पियाजे के सिद्धांत में देखने। शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो गाइस यहाँ पे शैशवावस्था की पूछी है, तो शैशवावस्था में होती है 270। और ध्यान देने वाली बात यह है कि बाल्यावस्था में ज़्यादा हो जाती है, बाल्यावस्था में 350 होती है, और जबकि किशोर और प्रौढ़ावस्था तक फिर 206 चलती रहती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 270। और अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्यावस्था में कितनी होती हैं, तो बाल्यावस्था में 350 होती हैं। वॉटसन के अनुसार कितने वर्ष में मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। यहाँ सबके मनोवैज्ञानिकों के अपने अलग अलग विचार हैं इस बारे में। तो वॉटसन ने जो कहा कि कितने साल में विकास पूरा हो जाता है, वॉटसन ने कहा 18 साल, जबकि क्रो ने कहा था 16 साल। तो वॉटसन की पूछा है यहाँ पे, तो हम ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा 18 साल। टैगोर, गाइस टैगोर लिखा हुआ है, टैगोर है। टैगोर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, अनुभव केंद्रित, विषय केंद्रित, नौकरी केंद्रित, या इनमें से कोई नहीं। तो टैगोर जी के अनुसार जो हमारी शिक्षा है वो अनुभव केंद्रित होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा अनुभव केंद्रित होनी चाहिए। स्प्रेंगर द्वारा व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया, तो स्प्रेंगर द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया था उसमें इन्होंने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा था। अब ये 6 भाग कौन कौन से थे कि इन्होंने कहा सैद्धांतिक व्यक्तित्व, आर्थिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व और कलात्मक व्यक्तित्व। ये 6 भागों में इन्होंने बांटा था व्यक्तित्व को। तो यहाँ पर हमारा ये टेस्ट पूरा हो जाता है 30 नंबर का। आप अपने कमेंट में करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।